हम करेंगे साइंस का सेट 2। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो हर जगह चेंज होता है। अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोला जाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल वो सारे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। फ्री फॉल के टाइम वेट, बॉडी का वेट क्या होता है? वेट होता है वो आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा, इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। और जब लिफ्ट एक्सेलेरेट करते हुए नीचे की ओर आती है तो हमारा बॉडी का जो वेट है वो आपको घटता हुआ महसूस होगा। टाइम का जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। कि सरफेस से आप जितना ऊपर जाइएगा जी की वैल्यू कम होती रहेगी। अगर आप यहाँ इक्वेटर पे जो होता है जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एरिया अगर आप बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम होगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस खुद ही बढ़ेगा। ठीक है। हेलो एनर्जेटिक चैंपियन, तो आज के इस क्लास में हम करेंगे फिजिक्स का, साइंस का जो फिजिक्स का हमारा सेट 1 हो चुका है जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर आप अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आज हम करेंगे साइंस का सेट 2। ठीक है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स का और वो सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपका सेट नंबर 2। ठीक है, सेट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां पे देख सकते हैं। सेट नंबर 2 क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम जीरो एट। अब समझिए ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो जीरो कब होगा? ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, एटमॉस्फेयर पे या फिर मून पे। समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका एक अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ है और ये बीच का ये क्या है आपका सेंटर और ये आपका क्या है सरफेस। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस और ये हो गया आपका सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर। अब समझिए कि अर्थ वेट किसी भी इंसान का, ऑब्जेक्ट का जीरो कब होता है? जब आप सरफेस से ऊपर जाइएगा, सरफेस से जब ऊपर जाइएगा तो जी का जो वैल्यू होता है वो घटने लगता है। जी बोले तो ग्रेविटी, जी का जो वैल्यू होता है वो घटने लगता है। तो अगर आप सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी आपका वेट क्या होगा? कम होगा। और यहाँ सरफेस से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो भी वेट आपका क्या होगा? कम होगा। दोनों कंडीशन में आपका वेट क्या होगा? कम होगा। आपका मैक्सिमम वेट कहाँ पे होता है? सरफेस पे। ठीक है, बट अब जब यहां से आप नीचे आइएगा तो आपका वेट कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, कम होते रहेगा और जब आप सेंटर पे पहुंचिएगा तब आपका वेट यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? जीरो, जिसके कारण आपका वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है बाबू? जीरो होता है, जिसके कारण आपका वेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हाँ, जी को अगर आप जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है अर्थ पे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल जी का वैल्यू। अगर कैपिटल जी का वैल्यू बोले तो वो कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में सेम ही होता है। बट स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो हर जगह चेंज होता है। अगर आप सरफेस से ऊपर की ओर जाइएगा तो भी जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और सरफेस से नीचे की ओर आइएगा तो भी जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। बट जब आप यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होता है आपका जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिसके कारण वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर जी जीरो हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा? मास कुछ भी नहीं, ये भी वेट आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि ए मैन प्रेसेस द अर्थ विथ हिज फीट टू जंप द अर्थ एग्जट। अब देखिए कोई इंसान है वो प्रेस करता है अपने फीट, मतलब अपने पैर से वो जंप करता है, जंप करना चाहता है तो वो क्या अर्थ पे क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स लगाता है, स्मॉलर फोर्स लगाता है या इक्वल टू और अपोजिट फोर्स? तो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या बोलता है कि अगर आप जितना फोर्स लगाइएगा किसी ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स आप पे लगाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान अपने फीट से अर्थ पे अगर कितना भी फोर्स लगा रहे तो अर्थ भी क्या होगा? उतना ही फोर्स उस पे लगाएगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इस तरह से कूदना स्टार्ट करते हैं, अगर उछलते हैं जो भी है, तो यहाँ से जब भी जितना हम अर्थ पे फोर्स लगाएंगे अर्थ भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे बोल रहा है नो फोर्स,
जी नहीं, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग आंसर हो जाएगा। स्मॉलर फोर्स नहीं, जितना फोर्स हम लगाएंगे अर्थ पे, अर्थ भी उतना ही फोर्स मेरे पे लगाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जितना फोर्स हम अर्थ पे लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थ भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोला जाता है। अब देखिए, अ मूविंग कार हैज, कोई एक मूविंग कार है, वो चल रही है, उसके पास क्या क्या होता है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, या फिर दोनों, या फिर कोई एनर्जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब हम कोई वस्तु अगर मोशन में हो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब वो गो थ्रू करे, जाए, फिर जैसे अगर रबर को आप खींचते हैं और वापस से फिर वो अपने स्थिति में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कार अगर मूव कर रही है तो क्या वो वापस से फिर वो होती है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑप्शन हो जाएगा राइट, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉल ऑफ गन इज ड्यू टू। अब देखिए, गन, गन के बारे में पूछ रहा है कि अगर रिकॉल होता है मतलब गन जो निकलती है वो न्यूटन के कौन सा इनर्शिया किसको बोलते हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ। एक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ मोमेंटम लॉस, नहीं ग्रेविटी। अब देखिए, जब रिकॉल होता है ना, गन से जब होती है, तो वहां पे जो होता है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। न्यूटन के थर्ड, सॉरी, यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, सॉरी, न्यूटन के सेकंड सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो गन से बंदूक निकलना या फिर जंप करना, ये सब सारे एग्जांपल है किसके? न्यूटन के थर्ड लॉ के, न्यूटन के थर्ड लॉ के। तो ये सारे एग्जांपल, और न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल है वो सारे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है वो सारे एनर्जी जो मैकेनिकल उसको बोलते हैं जो मूव, मतलब सर्कुलर पाथ में कोई घूमती है। अगर कोई चीज घूम रही है जैसे पंखा, उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? मैकेनिकल एनर्जी। मोटर, उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? मैकेनिकल एनर्जी। चक्का, किसी भी कार वगैरह या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड राउंड घूम रही है, तो उसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे क्या, एक डिवाइस है, कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। डायनेमो नहीं होगा क्योंकि ये मैकेनिकल, ये घूमता थोड़ी है। इलेक्ट्रिक मोटर का अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पंखा वगैरह लगा होता है वो क्या होती है? घूमती। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स। फ्री फॉल के टाइम वेट, बॉडी का वेट क्या होता है? तो हम कल एक लिफ्ट वाला लिफ्ट का एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि लिफ्ट जब एक्सलेट करते हुए ऊपर जाती है तो हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा, इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। और जब लिफ्ट एक्सलेट करते हुए नीचे की ओर आती है तो हमारा बॉडी का जो वेट है वो आपको घटता हुआ महसूस होगा। बट वही अगर हम, मान लीजिए आप लिफ्ट में है और लिफ्ट का वायर टूट गया, और वायर टूटने से जो लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे की ओर आ रही है, तो वहां पे आपको अपना वेट लेस महसूस होगा। तो अब यहाँ पे बोला है कि फ्री फॉल में वेट ऑफ बॉडी क्या होता है? तो अगर फ्री फॉल होता है कुछ भी, चाहे वो कोई सा ऑब्जेक्ट हो, वो सारा का वेट क्या हो जाएगा? फ्री फॉल में 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्री फॉल के टाइम 0। आप एक 20 केजी का, मान लीजिए भी कोई चीज 20 केजी है और कुछ नॉर्मल 100 ग्राम का है, अगर फ्री फॉल में दोनों को एक साथ छोड़िएगा ना तो वो दोनों एक ही टाइम पे नीचे की ओर आएगी, ठीक है।
तो ड्यूरिंग फ्री फॉल द वेट ऑफ ए बॉडी पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बॉडी 0। ठीक है। मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सेलेरेट करते हुए कोई चीज ऊपर की ओर जाती है तो वहां पे मैक्सिमम होता है, और मिनिमम होगा जब एक्सेलेरेट करते हुए कोई चीज नीचे की ओर है, आपको मिनिमम महसूस होगा। कांस्टेंट, जब कांस्टेंट स्पीड में कोई भी चीज ऊपर की ओर जा रही है या फिर नीचे की ओर आ रही है, तो वहां पे आपको कांस्टेंट कुछ किसी भी चीज का वेट कांस्टेंट महसूस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मींस, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ठीक है। अगर आपसे एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट पूछे तो आप क्या बोलिएगा, एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट। अगर हम इससे पूछे कि कौन सा क्वांटिटी है, आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलेरेशन कौन सा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब हुआ है कि कोई चीज एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन जो होगा कांस्टेंट में हो रही है, अगर कांस्टेंट में तभी तो वो यूनिफॉर्म में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम बराबर होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, बॉडी डिपेंड्स करता है उसके मास पे और वेलोसिटी पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। दोनों पे डिपेंड करता है, उसके मास पे भी और वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसका एसआई यूनिट पूछेगा तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड ये भी होता है, और केजी मीटर पर सेकंड ये भी होता है। दोनों क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम का ऐसा यूनिट। अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ लिए तो ये भी हो जाएगा, और केजी मीटर पर सेकंड ये भी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस टाइम अगर पूछे तो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का होता है वो डिपेंड करता है उसके वेलोसिटी पे। ठीक है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, तो उसी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स वेलोसिटी ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है द एटमोस्फेयर इज हेल्ड ऑन टू द अर्थ बाय, एटमोस्फेयर अर्थ पे रोकी, मतलब अर्थ उसको पकड़ के रखा हुआ है, क्यों, किसके वजह से, ग्रेविटी की वजह से, हवा की वजह से, या बादल की वजह से, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये क्या है, एटमोस्फेयर, अर्थ, अर्थ जो है एटमोस्फेयर को पकड़ के रखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्लाउड्स ये तो कुछ नहीं है, वाइंड हवा ये भी नहीं है, यूनिवर्स में तो हवा ही नहीं है, मतलब अर्थ के अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको हवा वगैरह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 इन द इक्वेशन वी स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, यहाँ पे s रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो v है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को।
अगर u की बात करें, ठीक है, अगर हम u की बात करें तो ये डिपेंड करता है, सॉरी, रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी का, और s जो है यहाँ पे s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्पीड वगैरह मार देगा, तो ये नहीं होगा, एस देख के स्पीड मत मार दीजिएगा, डिस्टेंस भी नहीं होगा और टोटल डिस्टेंस ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द डिस्प्लेसमेंट। वी जो फाइनल वेलोसिटी को यू करता है रिप्रेजेंट, इनिशियल वेलोसिटी को ए करता है रिप्रेजेंट, एक्सेलेरेशन को एस करता है डिस्प्लेसमेंट को, और टी करेगा यहाँ पे, अगर आपसे टी होगा वो करेगा टाइम को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ट्रस्ट क्या होता है? फोर्स, यूनिट एरिया फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ट्रस्ट उसको बोलते हैं जब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है किसी चीज पे, जैसे चाकू से कोई सब्जी काटना, वो भी क्या होगा? ट्रस्ट। मतलब एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रस्ट। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ इस तरह से फोर्स लगती है परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स यूनिट पर एरिया ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जी इज मिनिमम एट। अब देखिए, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8। ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अर्थ पे। अगर हम मून की बात करें, अगर इसका वैल्यू हम मून की बात करें, तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका मून पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम कहाँ पे होता है। अब समझिए, अर्थ का जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है, मतलब अंडाकार शेप होता है, जिसमें क्या होता है ना, यहाँ से ये सेंटर, सॉरी ये रेडियस और ये रेडियस में 21 किलोमीटर का फर्क होता है। टोटल 21 किलोमीटर का फर्क होता है, क्योंकि पूरा सेम रेडियस इसका इस तरफ नहीं है और इस तरफ भी सेम रेडियस नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर और इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। एक मिनट, ये हो गया आपका पोल्स और ये हो गया आपका इक्वेटर। अब देखिए, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के तरफ रेडियस ज्यादा होता है। कितना? 21 किलोमीटर ज्यादा होता है इससे, इसके कंपेयर में इसका जितना होता है इससे 21 किलोमीटर ज्यादा होता है रेडियस इक्वेटर की तरफ। तो इसका जो मिनिमम, अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम। तो ये पोल वगैरह पे भी जी का वैल्यू मतलब होता है, ज्यादा ही होता है। सेंटर पे जो होता है वो 0 होता है। अगर अर्थ के सेंटर की बात करें तो वहां पे 0 होता है। इक्वेटर जो होता है जहां पे हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा, जी की वैल्यू सबसे कम वहीं पे। हाइट ज्यादा मतलब जी की वैल्यू कम, क्योंकि सरफेस से अगर आप पढ़े होंगे कि सरफेस से आप जितना ऊपर जाइएगा जी की वैल्यू कम होते रहेगा। अगर आप यहां से ऊपर जाइएगा तो जो जी की वैल्यू है वो कम होगी, और सरफेस से अगर आप नीचे आइएगा तो भी जी की वैल्यू कम होगी। तो इक्वेटर पे जो होता है जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होता है, और मैक्सिमम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मिनिमम अगर पूछ रहा है, यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा आपका इक्वेटर पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी की जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम की बात करें तो सरफेस पे। सेंटर पे जो होती है वो होती है आपका 0, सरफेस पे होती है मैक्सिमम।
पोल पे होती है, पोल की तरफ भी मैक्सिमम ही होती है, बट पोल यहाँ से सरफेस सॉरी इक्वेटर के कंपेयर में पोल पे ज्यादा होती है जी की वैल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग और भी जानते हैं, लॉ ऑफ फोर्स, ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बोलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन, ये होता है न्यूटन के सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ बोल रहा है तो लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तीन सी नंबर हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ये लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया का। एरिया अगर आप बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर घटाइएगा तो प्रेशर कम सॉरी बढ़ेगा। किसी भी जैसे कील, अगर कील पे आप खड़े होते हैं, एक कील पे उसका एरिया कितना छोटा है, अगर आप उस पे खड़े होते हैं तो उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगी कंपेयर टू अगर बहुत सारा कील ले लेते हैं और उस पे अगर मतलब 10-15 कील ले लिया और उस पे अगर आप खड़े होते हैं तो वहां पे आपको फोर्स कम लगेगा, आपका कील जो है वो पैर में चुभेगा भी नहीं। बट अगर आप एक कील पे खड़े होते हैं तो आपको वो पैर में चुभता है। यहां से ये निकलता है कि एरिया बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एरिया आप बढ़ाते तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर घटाते तो प्रेशर बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिया बढ़ाने पे प्रेशर घटता है और एरिया घटाने पे प्रेशर बढ़ता है। क्वेश्चन में 17 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेचड रबर, हाँ, क्योंकि अगर रबर को आप खींचते हैं और वापस से वो फिर अपने स्थिति में आ जाती है तो वो होता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काइनेटिक एनर्जी है मूविंग कार, अगर किसी चीज में मोशन है, मूव कर रही है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। रबर का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, अगर कोई वर्ड से हो गया मतलब पंछी वगैरह अगर अपना क्या पंख को इस तरह से कर रहा है तो वो भी उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है कि इफ यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ साउंड यू आर इंक्रीजिंग इट्स। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस खुद ही बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब साउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसका स्पीड की बात करें तो एयर में सबसे कम, इससे ज्यादा हो जाएगा आपका लिक्विड में मतलब वाटर में, और इससे भी ज्यादा होता है किसमें, सॉलिड में। सॉलिड ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है क्या, सॉलिड ऑब्जेक्ट में स्पीड जो होता है सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड वाटर में कम और उससे भी कम गैस में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड समझ में आ गया कि सबसे किस में होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद एयर में। साउंड की बात करें और तो साउंड को मतलब ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मीडियम सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, लिक्विड ऑब्जेक्ट हो या फिर गैस ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया था लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है फ्लाइंग बर्ड्स प्रोसेस, बर्ड्स अगर उड़ रही है तो वो सबसे पहले तो पंख इस तरह से कर रही, और पंख अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पंख वो यहाँ पे ले गए फिर वापस मतलब वो गो एंड थ्रो कर रहे थे,
मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी बोलता है कि अगर आप उसी स्थिति में फिर से वापस आते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर यहाँ पे लिखा है फ्लाइंग, मतलब वो उड़ भी रही है, मोशन में भी है, तो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं, राइट आंसर, सॉरी गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर बोला ओनली पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है, उसके पास काइनेटिक भी है। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है टिम्बर इज अनदर नेम, टिम्बर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। अब सब टिम्बर के बारे में समझिए। टिम्बर एक ऐसा चीज है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो किस इंसान का आवाज है। आप किसी का आवाज पहचानना है, टिम्बर से ही, उसका टोन से ही पहचाना जाता है कि वो कौन है। जैसे आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, मोदी जी का जो भी, तो वो मिमिक्री टिम्बर का ही करता है। मतलब टिम्बर एक ऐसा चीज है जो किसी भी इंसान का सेम नहीं हो सकता है। पीच सेम हो सकता है, लाउडनेस सेम हो सकता है, लेकिन टिम्बर किसी भी इंसान का डिफरेंट होता है। इसी से हम पहचानते हैं कि किस इंसान का ये, मतलब किस इंसान, कौन सा इंसान का ये लैंग्वेज, ये बोल, मतलब कौन इंसान ये बोल रहा है, जो भी है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, जो इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ साउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाउडनेस नहीं होगा, पिच नहीं होगा, इंटेंसिटी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो सेट 2, अब नेक्स्ट दिन हम देखेंगे सेट 3 को। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एवं इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।